नमस्कार, स्वागत है आपका मिल्की इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। मैं आई.पी. त्रिपाठी उपस्थित हूँ यूपीएसआई की परीक्षा के लिए संविधान और मूल विधि की प्रश्न श्रृंखला को लेकर प्रश्न श्रृंखला क्रमांक 10 आज हम देखेंगे और इसके अंतर्गत हम 10 प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, हर वीडियो में, हर प्रश्न श्रृंखला में हम कुल 10 प्रश्न संविधान और मूल विधि से हल कर रहे हैं, जिसमें 7 प्रश्न संविधान के और 3 मूल विधि के होते हैं। तो आइए हम देख लें आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। आपसे पूछा गया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, और 2 वक्तव्य दिए गए हैं। ए, यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है, और बी, इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 से दो पूर्णतः संपन्न अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित करना। और फिर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और उसमें ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है, केवल एक सही है कि बी सही है कि दोनों सही है या दोनों सही नहीं है। तो वास्तव में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 वही अधिनियम है जिससे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, और यह अधिनियम ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम की संसद में पारित किया गया था, और इसी अधिनियम के द्वारा भारत को स्वतंत्रता दी गई और साथ ही भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान में कर दिया गया था। तो वास्तव में क्या है, इस अधिनियम के अंतर्गत ये दोनों वक्तव्य सही हैं। कैसे? यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का अधिनियम था, यह यूनाइटेड किंगडम का संसद का पारित किया अधिनियम था, क्योंकि ये वहीं पारित किया गया था। और बी सही है क्योंकि इसके द्वारा ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्रता भी दी गई, और 2 अधिराज्य अर्थात 2 डोमेनियन स्टेट जो कि पूर्णतः संप्रभु थे, इनमें विभाजित किया गया। इन दोनों के नाम क्या थे? भारत और पाकिस्तान। अर्थात इस प्रश्न के संदर्भ में विकल्प कौन सा सही होगा? जिसमें ए और बी दोनों सही हैं, अर्थात डी, अर्थात ए और बी दोनों सत्य हैं। और इसके बाद में फिर हम देख लें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। तो क्या पूछा गया है प्रश्न नंबर 2 में? देख लें हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। आपसे पूछा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 में इसके बारे में क्या लिखा है, और ये 4 विकल्प दिए हैं। ए 48 घंटे, बी 72 घंटे, सी 120 घंटे और डी 24 घंटे। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 में लिखा है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना पड़ेगा। लेकिन इसमें मजिस्ट्रेट के यहाँ तक ले जाने का समय नहीं जुड़ा होगा। उस समय को छोड़कर बाकी 24 घंटे के भीतर उस गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत मूल अधिकारों में उल्लेखित है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर क्या है? विकल्प डी, 24 घंटे के भीतर। अब इसके बाद हम देख लें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है, देख लें हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वो कौन सा प्राधिकरण है, वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है। और 4 विकल्प दिए हैं आपको, ए बी सी डी। क्या दिया है? ए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, और विकल्प बी में क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। विकल्प सी है केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, और विकल्प डी है लोकायुक्त। तो
जैसे कि हम लोग जानते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात सीएजी ही भारत सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके बाद में फिर हम देख लें आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। चौथे प्रश्न में क्या पूछा गया है देखें हम। इस प्रश्न में पूछा गया है भारतीय संविधान का, और यहाँ रिक्त स्थान छोड़ दिया गया है, फिर आगे लिखा है संसद को यह अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर वर्तमान राज्यों के इलाकों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सके। और 4 विकल्प दिए हैं और 4 विकल्पों में 4 अनुच्छेद दिए हैं, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 3। तो आपसे अपेक्षा की गई है कि आप यह बताएं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार दे रहा है कि वह वर्तमान राज्यों के इलाकों अर्थात क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सके। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 3 में संसद को क्या शक्ति प्राप्त है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, राज्यों की सीमाओं अर्थात उसके क्षेत्रों, उसकी सीमाओं और उसके नामों में परिवर्तन कर सकती है अनुच्छेद 3 में प्राप्त शक्ति के आधार पर। और अनुच्छेद 2 में क्या शक्ति प्राप्त है, वह नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश दे सकती है, नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है, भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है। अर्थात कोई राज्य अगर भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर है, भारत का हिस्सा नहीं है, तो उसको भारत में प्रवेश देने की शक्ति संसद को अनुच्छेद 2 में प्राप्त है। लेकिन भारत के राज्य क्षेत्र से नए राज्यों का गठन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, उनके क्षेत्रों में परिवर्तन और उनके नामों में परिवर्तन करने की शक्ति संसद को अनुच्छेद 3 में प्राप्त है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, अनुच्छेद 3। और जब आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि नए राज्यों को प्रवेश, भारतीय संघ में प्रवेश देने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद में प्राप्त है, तो वह होगा अनुच्छेद 2। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, अनुच्छेद 3। और इसके बाद अब देख लें हम आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। 5वें प्रश्न में क्या पूछा गया है देखें हम। संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए अधिकतम कितने समय तक के लिए कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर रह सकता है। और विकल्प क्या दिए हैं, ए 12 माह, बी 6 माह, सी 4 माह और डी 3 माह। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(5), भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(5) में प्रावधान है कि कोई भी केंद्रीय मंत्री संसद का सदस्य न होते हुए अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है और 6 माह के भीतर उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अधिकतम 6 माह, विकल्प डी। और इसके बाद हम फिर अब इसके बाद देखें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। छठे प्रश्न को भी देख लें क्या पूछा गया है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। और 4 विकल्प दिए हैं, विकल्प ए बीमा, विकल्प बी श्रमिक संघ, औद्योगिक और श्रम विवाद, विकल्प सी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन और विकल्प डी वन्य पशु और पक्षियों की सुरक्षा। तो ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची कौन सी है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल भारत की संसद को होता है। तो इन 4 विकल्पों में से बीमा संघ सूची के अंतर्गत आता है और संघ सूची की क्रम संख्या 47 पर बीमा का उल्लेख किया गया है और इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद को है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है विकल्प ए। और इसके साथ अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। 7वें प्रश्न को भी हल कर लें हम। क्या पूछा गया है इसमें।
विधान परिषद की संख्या बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? और किस संदर्भ में? विधान परिषद की संख्या बल के संदर्भ में, अर्थात पूछा गया है विधानसभा की संख्या कितनी हो, कैसी हो, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। और ये दो वक्तव्य दिए गए हैं, ए और बी। ए में क्या दिया गया है? विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और बी क्या है? विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। अर्थात इसमें आपसे दो कथन दिए गए हैं कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी हो, इसके बारे में दो कथन दिए गए हैं कि उनकी सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक ना हो और विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से भी कम नहीं होनी। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या का उल्लेख है और उसमें लिखा गया है कि किसी राज्य की विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, अर्थात यह सही। और दूसरी बात क्या लिखी गई है अनुच्छेद 171 में कि उस विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 40 से भी कम नहीं होगी, अर्थात 1/3 से अधिक नहीं हो सकती लेकिन 40 से कम नहीं हो सकती। इस बात का उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 171 में। इसमें विधान परिषद की सदस्य संख्या के बारे में लिखा गया है। विधान परिषद की संरचना या सदस्य संख्या, संरचना के बारे में उल्लेख या सदस्य संख्या के बारे में उल्लेख है। तो क्या है इसका अर्थ? ए और बी दोनों सही हैं, अर्थात सही विकल्प क्या होगा? ए। ए और बी दोनों सही हैं। जो पूछा गया है कौन सही है, तो ए और बी दोनों सही हैं। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है विकल्प ए। और इसके बाद अब हम देख लें आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। तो 8वें प्रश्न में क्या पूछा गया देख लें हम। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि 8वां प्रश्न, 9वां और 10वां ये 3 प्रश्न मूल विधि के प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 कौन सा है? मूल विधि का प्रश्न है। और इसमें क्या पूछा गया है? सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक प्राकृतिक निकाय के रूप में और रिक्त स्थान दिया गया है की स्थापना की गई थी। इसका काम उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना है जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास अपनी प्रार्थना जमा नहीं कर पाए। और 4 विकल्प दिए हैं। आपसे ये जाना गया है, यह पूछा गया है कि सूचना अधिकार के अंतर्गत किस निकाय की स्थापना की गई थी इन 4 विकल्पों में से, जिसके पास में लोग अपनी शिकायतें दे सकते हैं। ऐसे लोग शिकायतें दे सकते हैं जो कि लोक सूचना अधिकारी के पास अपनी प्रार्थना जमा नहीं कर पाए। और विकल्प ए है लोकायुक्त, बी है सूचना अधिकार अदालत, विकल्प सी है सूचना केंद्रीय सूचना आयोग और विकल्प डी है लोक अदालत। तो वास्तव में सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग 2005 में सन 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया था। इसका काम क्या है? इसके पास ऐसे लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं जो सूचना अधिकारी के पास अपना प्रार्थना पत्र जमा नहीं कर पाए हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा विकल्प सी केंद्रीय सूचना आयोग। अब इसके बाद हम देख लें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। आइए 9वें प्रश्न को भी देख लें क्या पूछा गया है इसमें। यदि एक लोक सेवक अर्थात सरकारी अधिकारी अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि की सजा दी जा सकती है? और 4 विकल्प हैं, ए 12 महीने, बी 24 महीने, सी 6 महीने और डी 3 महीने। तो
अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो है, इसकी धारा 4 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि अगर कोई लोक सेवक अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करेगा तो उसे न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 12 माह की सजा दी जा सकती है। यह धारा 4 में प्रावधान किया गया है। न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 12 माह की सजा दी जा सकती है। कब? जब वह अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करेगा। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है? अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है? वह है 12 माह। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा विकल्प ए 12 माह। और अब इसके बाद हम देख लें आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। क्या पूछा गया है इस 10वें प्रश्न में? देख लें हम। निम्न में से किस पर जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जा सकता? निम्न में से किन पर जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जा सकता? ए मकान मालिक किराएदार मामले, बी सेवा मामले और पेंशन और ग्रेच्युटी के मामले, और सी पारिवारिक पेंशन। सही विकल्प का चयन करें। इसके बाद लिखा है और 4 विकल्प दिए हैं। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है कि इन तीनों में से किस पर जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं हो सकता। तो वास्तव में मकान मालिक और किराएदार के मामले और सेवा मामले के संदर्भ में जनहित याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। इस पर जनहित याचिका के रूप में विचार नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ए और बी। इन दोनों पर जनहित याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। जनहित याचिका के रूप में इन पर विचार नहीं हो सकता। तो इस तरह से यह प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर क्या है? विकल्प डी। और इसके साथ ही इस प्रश्न श्रृंखला के ये 10वें प्रश्न पूरे होते हैं। आपको हमारी ये प्रश्न श्रृंखला कैसी लग रही है? आप इस पर कमेंट अवश्य लिखें। और अगर हमारी प्रश्न श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य करें, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो अगली प्रश्न श्रृंखला में हम यूपीएसआई के लिए संविधान और मूल विधि के 10 प्रश्नों को लेकर फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।